हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने HP TGT कमीशन 25 के लिए जो अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। ठीक है, तो हमने S ब्लॉक P ब्लॉक अभी ख़त्म करा, उसके PYQ भी आपके साथ प्रैक्टिस कर दिए गए हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो अपने एलिमेंट्स को आज हम ख़त्म कर देंगे। D ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ के साथ ही में हम F भी कर देंगे। तो ये जो ब्लॉक एलिमेंट है वो वाला जो भी थ्योरी वाला पार्ट है मोस्टली वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मेन फोकस करेंगे फिज़िकल पे। जैसे ही फिज़िकल ख़त्म होती है फिर हम जाएंगे अपने ऑर्गेनिक पार्ट पे। ठीक है, ज़्यादा थ्योरी वाला जो पार्ट है वो आपका इनऑर्गेनिक में ही देखने को मिलता है, जैसे SP ब्लॉक में। उसमें क्या चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। ठीक है, और एक बात, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप हमें आपके नोट्स चाहिए। तो मैं बोलती हूँ कि नोट्स डियर मैंने अपने पेड रखे हुए हैं, तो नोट्स से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल का जो इंस्टा पेज है वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन नोट्स से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो SP ब्लॉक एलिमेंट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, दूज एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इन द D सब शेल। उसमें था जो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P सब शेल में जाता था, इसमें किस में जाएगा? D सब शेल में। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है? N-1D 1 to 10 एंड NS 0 to 2। ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आते हैं इसमें, ठीक है, अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आते हैं इसमें, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आएंगे हमारे पास 10, बिकॉज जो D ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आते हैं D सब शेल में 10, तो इसमें ग्रुप भी कितने आएंगे? 10। देयर आर मेनली 4 सीरीज ऑफ द D ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो हमने जो P ब्लॉक एलिमेंट है उनको ग्रुप्स के उसमें पढ़ा ना कि ग्रुप में होते हैं, जैसे 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16। बट जो D ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम पीरियड की वाइज पढ़ेंगे, इस तरफ पढ़ेंगे। तो ऐसे सबसे जिसमें 3D सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो उसको हम 3D सीरीज़ बोल देते हैं, जिसमें 4D में जाते हैं उसको 4D। तो 3D स्कैंडियम टू जिंक चलती है, 4D टीरियम टू कैडमियम चलती है। उसके बाद 5D हमारे पास लैंथनम हाफेनियम से मरकरी चलती है। उसके बाद ये एक्टिनम और हमारे पास रदरफोर्डियम से लेकर के CN तक चलती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने ये दो दो क्यों लिखे हुए हैं? यहाँ पे हमने एक एक लिखा हुआ है क्योंकि वैसे तो जो लैंथेनम और एक्टेनॉइड है ये हमारे F ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। वो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ना, तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सब शेल में जाता है। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो D सब शेल में जाता है, तो इनको तो D ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। बट इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो F ब्लॉक एलिमेंट के साथ ज़्यादा सिमिलर है, इसीलिए इनको F ब्लॉक एलिमेंट में रखा जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से कई बार इनको एज अ D ब्लॉक एलिमेंट भी कंसिडर कर लिया जाता है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि जो D ब्लॉक एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, उसका क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में जाता है। तो इनका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन D सब शेल में जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब सबसे पहली हमारी सीरीज़ आती है स्कैंडियम। सबसे पहली मतलब जो हमारी 3D सीरीज़ है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। तो इसको कैसे लर्न करना है, इसकी ट्रिक कौन सी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे मैं अब आपको ट्रिक्स नहीं करवाने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो चली जाएगी, इससे पहले मैंने इनकी ट्रिक्स बना रखी है पहले ही। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको D एंड F ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या ट्रिक्स है, आप उनको कैसे लर्न कर सकते हो, उसके बारे में लिखा हुआ है। 3D सीरीज़ में अगर आप 4D 5D 6D सीरीज़ नहीं लर्न कर सकते, बट 3D सीरीज़ आपको लर्न करनी पड़ेगी। या तो ट्रिक्स के साथ कर लीजिए, या अगर आप ऐसे ही याद कर सकते हो तो करनी पड़ेगी। 3D तो करनी ही पड़ेगी, जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्टली आपको 3D सीरीज़ के ऊपर ही आए हुए हैं, तो 3D तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो इसकी ट्रिक है ST विक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट निकल जाता है, ऐसी इसकी ट्रिक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, अटोमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब इसकी मेन बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। किसके ऊपर आती है मेन बात इसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। देखो, अगर आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखेंगे हम।
तो हमारे पास क्या है स्कैंडियम, इसके नियर बाय नोबल गैस है आर्गन, तो सभी के साथ आर्गन ही आएगी क्योंकि ये एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तो इनके नियर बाय आर्गन आर्गन आर्गन। तो मैं पहले के साथ आर्गन लिख रही हूँ, बाकियों के साथ नहीं लिखूँगी। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होएगी, आर्गन 4s2 3d1, और इसकी क्या होएगी 4s2 3d2, इसकी क्या होएगी 4s2 3d3, इसकी क्या होएगी 4s2 3d5, इसकी क्या होएगी 4s2 3d6, इसकी 4s2 3d7, इसकी 4s2 3d8, और लास्ट वाले की 4s2 3d10। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, जो आपके पास एटॉमिक नंबर है 4s तो फुली फील्ड है, 4s2 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 चल रहा है, 21 है, लास्ट में 1 है, तो 3d1 3d2 3d3 3d5 6 7 8, देन ये नहीं लिखा है मैंने, और उसके बाद लिख दिया आपका 30, जिसमें आ जाएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन में 10। अब आपको याद होगा कि जब हमने अपना पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे मैंने बोला था कि जो ये कॉपर और क्रोमियम है, कॉपर और क्रोमियम है, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनकी हमारे पास एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब होनी तो चाहिए थी इसकी क्या 4s2 3d4 होनी चाहिए थी, बट इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 बन जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पहुंच जाती है इसकी 4s1 3d5। सेम यहाँ पे भी होनी चाहिए थी 4s2 3d9, पर इसका भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करके क्या कर जाता है, आगे चला जाता है, 4s1 3d10 बन जाता है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है। 21 22 23 24 अप टू 30 आप लिखोगे। कॉपर और क्रोमियम को दिमाग में रखना है, इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, 4s सभी में ही फील है एक्सेप्ट क्रोमियम और कॉपर। जो एटॉमिक नंबर है 3d1 3d2, जो आगे तो आर्गन ही है, सभी में चल रहा है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए बस। अगर आपको इसका आइडिया लग गया, उसके बाद इसके जैसे भी जितने भी आपके PYQ है ना, वो 3D के ऊपर ही आए हुए हैं, तो 3D आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये 3D सीरीज़ हो गया। उसके बाद आपके पास है 4D सीरीज़, ये रही हमारे पास 4D सीरीज़। तो इसकी ट्रिक होती है, ये जो नाम मिलता रू राह पर आकर, ठीक है, उसके 39 से लेकर के 48 तक है। ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत होगी तो ये मैंने लिखी हुई है, तो ये आप देख सकते हो। इनमें थोड़ी सी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है और एक अलग कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे पैलेडियम की, आप अलग कॉन्फ़िगरेशन है इसकी पैलेडियम की। इसमें क्या है, पैलेडियम की क्यों है अलग से, क्योंकि हर एक जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें एस में एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है, बट पैलेडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5s0 4d9 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है पैलेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। इसके पास जो नोबल गैस है वो हमारी कौन सी होगी, आर्गन के बाद कौन सी आती है, क्रिप्टॉन, तो क्रिप्टॉन के साथ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगी। उसके बाद 5D सीरीज़ है, 5D सीरीज़ को हमने याद करा हुआ है, लाफ्ता वसीम रे ओए इधर पलट आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57। अब आप यहाँ देखो, यहाँ 57 है, 57 के बाद यहाँ पे क्या आ गया है 72, तो बीच के एलिमेंट कहाँ गए, ये गए एफ ब्लॉक एलिमेंट में 57 से लेकर के 71 तक, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 60 सीरीज़ है, 60 सीरीज़ की है। AC में रदरफोर्ड डब्बू से बोले हंस मत डिस्टर्ब हो रहा है कार में, AC में रदरफोर्ड डब्बू से बोले हंस मत डिस्टर्ब हो रहा है कार में, ठीक है। तो ऐसे 60 सीरीज़ को हमने याद करा हुआ है। इसमें कोई भी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नॉर्मल हमारी जैसे चलती है, जैसे 7s2 61 होता है, फिर 62 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ पे एक्सेप्शनल है, बाकी हमारे पास जैसे है वैसे ही चलती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बाकियों की भी वैसे ही चलती है कि यहाँ पे 4s2 था तो यहाँ 5s हो गया, फिर 4d1 आ गया, यहाँ पे 6s हो गया, यहाँ पे 5d1 आ गया, यहाँ पे 7s हो गया तो यहाँ पे 6d1 आ गया हमारे पास। तो मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद करनी है अपनी 3D सीरीज़ की, ठीक है। 3D सीरीज़ की एटॉमिक नंबर 21 to 30। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 89 के बाद एटॉमिक नंबर कितना पहुँचा हुआ है 104, विच मीन्स 89 से लेके 103 कौन से है यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे भी हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट चले गए हैं, ठीक है। तो ये था इनके बारे में कि कैसे कैसे हमारे पास एलिमेंट है, क्या आपको याद करना है, आपको इस सीरीज़ को कैसे भी करके याद करना है 3D सीरीज़ को, तभी आप जितने भी आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या PYQ करेंगे वो आप तभी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है।
अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ट्रांजिशन मेटल। नाउ व्हाट इज अ ट्रांजिशन मेटल? ठीक है, ऑल द इफ आर ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट या नोट? नो, देखो द डी ब्लॉक एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स having partly filled d orbital, ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनमें जो डी ब्लॉक है वो कैसा फील्ड है, पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल, आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर ट्रांजिशन मेटल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्टली फील्ड? पार्टली फील्ड का मतलब है नॉट कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड मतलब कंप्लीटली डी ऑर्बिटल फिल नहीं है, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी D10 कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, देखो जिंक हमारे पास Z एटॉमिक नंबर होता है 30, तो इसको कैसे लिखेंगे 30? आर्गन आ जाएगा हमारे पास, आर्गन यहाँ पे होगा 4s2 3d10, 4s2 3d10। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि 3d10 डी ऑर्बिटल फुली फील्ड है, देयरफॉर जो जिंक है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जिंक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। सिमिलरली कैडमियम इज़ नॉट, मरकरी इज़ नॉट। कैडमियम एटॉमिक नंबर आ जाता है हमारे पास 48 और हमारे पास मरकरी एटॉमिक नंबर आ जाता है 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसकी आएगी यहाँ पे क्रिप्टोन और इसकी आती है यहाँ पे जीनोन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होएगी 5s2 4d10, इसकी होएगी 6s2 5d10। तो ये तीनों जो है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस बेसिस पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि जिंक कैडमियम, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 4 ऑप्शंस दे दें, वो 4 ऑप्शंस दे दें, लाइक आपको स्कैंडियम दे दिया, टाइटेनियम, वेनेडियम और साथ में जिंक, कि बताओ इसमें से कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो आपका जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। किस वजह से नहीं है? क्योंकि जिंक जो है उसमें जो डी ऑर्बिटल है वो फुली फील्ड होता है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। ऐसे लिखा हुआ है कि सिल्वर होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है हमारे पास? सिल्वर होता है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 47, ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। तो इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो होती है 4s1 3d10, 4s1 3d10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एक सिल्वर है उसमें भी तो डी जो है वो फुली फील्ड है, डी फुली फील्ड है, बट जो सिल्वर है सिल्वर इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, सिल्वर इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जो सिल्वर है वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट काम करता है, मतलब उसको हम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट देखते हैं। उसका रीज़न क्या है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्योंकि जो सिल्वर है, सिल्वर वो +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुका है, कितना बचा 3d9। तो 3d9 विच मीन्स क्या हो गया? ये पार्टली फील्ड, विच मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास? पार्टली फील्ड। तो अगर ये पार्टली फील्ड हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आप बोलोगे कि इसमें भी तो हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज़, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, s ऑर्बिटल से जाएंगे, 4s2 3d, तो फिर भी हमारे पास फुली फील्ड है, d अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता है, ये नहीं करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और जो सिल्वर है उसके कुछ एक कंपाउंड +2 और +3 में मिलते हैं, तो इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। कॉपर के साथ भी सेम है, क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम यहाँ पे देखें 4s1 3d10 है, 4s1 3d10, तो इसमें भी तो फुली फील्ड है, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पार्टली फील्ड डी ऑर्बिटल शो करती है। बट जो हमारे पास ये है जिंक है,
कैडमियम है, मर्करी है, इनको याद कर लेना है। जिंक, कैडमियम, मर्करी ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। वो कैसी कैसी प्रॉपर्टी है वो हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है, वो हम आगे चल के देखते हैं। अब हमारे पास आता है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, ट्रेंड्स आ गए हैं। सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस, तो मैंने यहाँ पे ना एक ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, तो इस तरफ को एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, इस तरफ को हमारी रेडियाई, ऊपर को रेडियाई इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। क्या इंक्रीज़ कर रही है हमारे पास? रेडियाई इंक्रीज़ करती है। तो पीरियड में सो एज वी मूव, जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, क्या मूव करते हैं? लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। एटॉमिक रेडियाई फर्स्टली, मतलब पहले तो फर्स्टली डिक्रीजेस, कि पहले वो डिक्रीज़ करती है लार्जली, मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करती है हमारे पास। उसके बाद देन डिक्रीजेस स्लोली, देन यहाँ पे मैंने फर्स्टली डिक्रीजेस, देन डिक्रीजेस स्लोली, मतलब पहले बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ करी थी, उसके बाद स्लोली डिक्रीज़ करती है। एंड लास्टली अगर हम बात करें उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद एंड इंक्रीजेस इन द एंड ऑफ सीरीज़, इन द एंड ऑफ सीरीज़। अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्कैंडियम है, ये आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये स्कैंडियम है, दिख रहा है आपको ग्राफ ना, स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम। तो नीचे की तरफ, क्योंकि इस तरफ को रेडियस कम हो, नीचे की तरफ कम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा शार्पली डिक्रीज था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत ही कम, क्योंकि इनका अप्रॉक्सीमेटली सेम है हमारे पास, मैंगनीज तक सेम है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि सेम होते होते फिर इंक्रीज़ कर गया। अब इसका रीज़न क्या हुआ, ठीक है, पहले क्या हुआ, फर्स्टली हमारी डिक्रीज़ करती है, कैसे, लार्जली, फिर उसके बाद डिक्रीज़ करती है स्लोली, और लास्ट में इंक्रीज़ कर जाती है। तो इसका रीज़न क्या है हमारे पास? तो पहले तो हमारे पास है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, जब हम पीरियड में इस तरफ को चलते हैं, पीरियड में ही चल रहे हैं ना, क्योंकि ऐसे होगा ना, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होगा हमारे पास। तो जब हम इस तरफ चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, तो हमारे पास क्रोमियम तक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, तो साइज़ डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्रोमियम से लेकर के निकल तक, हमारा न्यूक्लियर चार्ज तो डिक्रीज़ कर ही रहा है, साथ में एक स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से, वही जो इनर्ट पेयर इफेक्ट हम पढ़ते थे पी ब्लॉक में, यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया उसका नाम। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो डिक्रीज़ ज़्यादा होना चाहिए था साइज़, वो नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन उसको नहीं फील हो रही है, तो बहुत ही कम हो रहा है। और जब हम एट दी एंड में, लास्ट में जाते हैं, तो क्या होता है हमारे पास, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड तक इतना ज़्यादा, हम बोल सकते हैं कि लास्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि जो बाहर वाले हैं उनको अट्रैक्शन फील नहीं होती है, बाहर वालों को अट्रैक्शन फील नहीं होती है, तो अट्रैक्शन फील ना होने की वजह से क्या है, उनका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या कर जाता है हमारे पास, जो, क्योंकि एक तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं ना हमारे इस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन भी बढ़ जाती है इस तरफ, तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो जनरली आपको इतना पता होना चाहिए कि अलोंग द पीरियड जब हम चलते हैं तो हमारा जो साइज़ है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई को आपने कैसे याद रखना है कि जितनी ज़्यादा किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इन्वर्सली, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, मेटल है तो पॉजिटिव ही शो करेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनिक रेडियाई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक रेडियाई के, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयनिक रेडियाई के। तो मतलब क्या है, आपके पास है Fe2 पॉजिटिव लेट से, और एक है Fe3 पॉजिटिव, तो कोई बोले किसका आयनिक साइज़ बड़ा होगा, तो इसका बड़ा होगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा, तो आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, कम। वैसे भी कैटायन का साइज़ छोटा होता है, तो इसमें +3 है, ज़्यादा कैटायन हो गया, तो उसका साइज़ छोटा हो गया, इसका बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट का, क्या आता है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो इसको भी आप एक ग्राफ से देखोगे, देखो हमने अभी देखा, ये वाले ग्राफ से ही हमने क्या देखा कि हमारे पास
इस तरफ को साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, एक तरह से बीच में जाके इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे भी ट्रेंड देखो कुछ वैसा ही है कि साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। अब मेल्टिंग पॉइंट इनका इतना ज़्यादा क्यों होती है, जो ये मेटल्स होती है ना, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो ये मेटल्स होती हैं डी ब्लॉक्स, ये क्या होती है, जनरली हार्ड होती है हमारे पास, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के ये मेटल्स कैसी होती हैं, ये हमारे पास हार्ड होती हैं। बट ये दोनों मेटल्स कैसी होती हैं, तीनों, ये हमारी सॉफ्ट होती हैं। अब इसका रीज़न क्या आया, इसका रीज़न भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो जो मेटल्स हार्ड होती है, जो हमारी बॉन्डिंग होती है, अगर मैं बात करूँ जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा कोई क्या होगा, हार्ड होगा। अब देखो लेट्स से मैंने लिखा है मैंगनीज़ लिखा, एटॉमिक नंबर है 25, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2, एक्सेप्शनल तो नहीं होती है, 3d5 आ जाएगी। जिंक लेंगे, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 30, 4s2 3d10, 4s2 3d10। तो इसका अगर मैं 3D फॉर्म करूँ, देखो ऐसे बनाऊँ, अगर मैं 3D ऐसे 1 2 3 4 देन 5, तो इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। और अगर मैं जिंक वाला बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5। और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अनपेयर्ड। यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। बॉन्डिंग होने की वजह से मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है। तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, हम लिख सकते हैं नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी तो कैसा होगा, सॉफ्ट। दैट्स वाई जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी हमारे पास कैसे होते हैं, सॉफ्ट। बट अगर हम इससे देखें सॉरी, आप ये देख रहे होगे कि ये मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें तो वो जो हमारे पास ये ग्राफ ऐसे चलना चाहिए था, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ इंक्रीज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आपको पता चलेगा इस तरफ जो हमारे हैं, पहले स्कैंडियम उसमें एक अनपेयर्ड होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मैंगनीज़ तक 5 होते हैं। मैंगनीज़ में तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमने अभी देखा 5। तो इसकी बॉन्डिंग तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट इसने क्या शो कर दिया, टिप। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस है, सेम टेक्नीशियम में भी ऐसा है। बट टंगस्टन जो है उसका मैक्सिमम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारी जो मेटल होती है टंगस्टन जिसका सिंबल है W, उसका क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास। और इसी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से जो ये टंगस्टन है ये बल्क के फिलामेंट में भी यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसी वजह से जो टंगस्टन है वो हमारे पास किस में यूज़ होता है, हमारे बल्क के फिलामेंट में यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। ये जो ग्राफ है, आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, जो ये ग्राफ बना हो, इसमें आप देखो जो डाउन द ग्रुप है, देखो ये पहले 3D सीरीज़ है, फिर 4D सीरीज़ है, फिर 5D सीरीज़ लिखी हुई है मैंने। 3D सीरीज़ है, 3D सीरीज़ हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करना चाहिए, मतलब डाउन द ग्रुप। यहाँ पे 3D है, 3D के बाद 4D इंक्रीज़ करा। देखो अब यहाँ पे 4D और 5 का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4D और जो 5D सीरीज़ है उसका साइज़ सेम है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो इस रीज़न को जानने के लिए हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ेंगे वहाँ पे एक टर्म आती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, में भी आपने सुनी होगी। तो वहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या है जिसकी वजह से ये जो इनका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसकी मेटालिक प्रॉपर्टी आती है। मेटालिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मेटालिक प्रॉपर्टी में क्या है कि ये सारी शोज़ ऑल मेटालिक प्रॉपर्टीज़, ये सारी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। जैसे जनरली हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इनके बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं।
और यही सारी मतलब इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं, ठीक है। ये मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ में तो यही आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। एटमाइजेशन का मतलब क्या है? देखो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऐसे तो है नहीं कि एक एक उसमें एटम में प्रेजेंट हो। हमारे पास ऐसे क्या कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वो एटम्स खुद बॉन्डिंग के साथ ऐसे जॉइंट होते हैं। हमने पढ़ा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनमें ऐसे बॉन्डिंग के साथ वो जॉइन होते हैं, ऐसे बॉन्डिंग के साथ। अब इनके बीच में, क्योंकि हम अभी पढ़ के आए हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्डिंग है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग। तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अभी पढ़ के आए हम, बॉन्डिंग क्या होती है हमारे पास? स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक दिस बॉन्ड वी रिक्वायर लार्ज एनर्जी। हमें क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो ये क्या, ये भी एक एटम है और ये भी एक एटम है। तो एटम को डिसोशिएट करके एक सिंगल एटम बनाने के लिए, क्योंकि वो पहले बॉन्डिंग में है, तो बॉन्डिंग में है तो क्या होगा? बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो वही जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जो एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि इस तरफ को साइज़ क्या करता है, क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा है एक तरह से। जो ये मेटल्स हैं इनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। तो साइज़ छोटा होने की वजह से इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, हाई क्या होगी इसमें? हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ड्यू टू स्मॉल साइज छोटा होने की वजह से जो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो क्या होती है? ज़्यादा, ठीक है। अब बारी आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। क्या आती है हमारे पास? आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, ठीक है, जब हम अलोंग द पीरियड चलेंगे, तो जो हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, इंक्रीज़ कर जाएगी। और इसमें एक तो साइज़ का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? साइज़ का इफेक्ट होता है। साइज़ क्या करता है? इस तरफ को डिक्रीज़ करता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज़ करती है। एक दूसरा होता है हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी है, उनके पास फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है। तो अगर उनके पास फुली फील्ड डी ऑर्बिटल है, विच मीन्स उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी हमारे पास? बहुत ही ज़्यादा होगी। अब आपके पास है एक Mn2 पॉजिटिव और एक आपके पास है Fe2 पॉजिटिव। तो कोई पूछे किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी हमारे पास? देखो Mn2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 26, तो 3d6 होगी इसकी, 4s2 3d6 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इसमें से s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, बची कितनी? 3d6। सेम यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है 25 यानी कि 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, कितने बची हुई है? 3d5। जबकि अगर हम इनको कंपेयर करें, इसका साइज़ छोटा होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। बट क्योंकि यहाँ पे 3d5 है, हाफ फिल्ड है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो जब भी आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे आपने क्या देखना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़रूर देखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरशियल कंपाउंड्स भी शो करते हैं। अब इंटरशियल कंपाउंड्स का मतलब क्या है कि जैसे ये किसी का कंपाउंड है, मतलब हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन के कंपाउंड है, तो इनके बीच में स्पेस होता है। तो इनके बीच में स्पेस होने की वजह से ये जो स्पेस है उनको जो हमारी मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं, क्योंकि ये बीच में जो स्पेस है वो बहुत छोटा होता है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं उनका साइज़ भी क्या होता है हमारे पास? स्मॉल होता है। तो उसकी वजह से इस स्पेस को वो इजीली ऑक्यूपाई कर लेती हैं। और ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और बोरोन के साथ, लाइक TiC, Mn4n,
Fe3N VH TiH ये इंटरशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। ये ना तो आयनिक होते हैं ना ही कोवलेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, क्योंकि ना तो आयनिक है ना ही कोवलेंट है, हार्ड है, मतलब कि ये स्टेबल होंगे तो केमिकली क्या होते हैं हमारे पास, ये इनर्ट होते हैं। केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। उसके बाद आता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय क्या होता है, अलॉय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स भी हो सकता है। तो इनमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास मेटल्स में अलॉय बनाने की। वो किस वजह से प्रॉपर्टी होती है, ड्यू टू द सिमिलर साइज़, ड्यू टू सिमिलर साइज़, क्योंकि सिमिलर साइज़ होने की वजह से क्या है, साइज़ सिमिलर, तो इसमें इंटरमिक्सिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो अगर इंटरमिक्सिंग अच्छे से हो जाती है तो ये क्या बनाती है, अलॉय। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अलॉय है वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, नॉट हेट्रोजीनियस, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। लाइक ब्रास, कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्या आती है हमारे पास, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखोगे, क्योंकि जो PYQ है उसमें इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो हमारे पास टर्म्स होती है, एक होती है डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, और एक होती है पैरामैग्नेटिक, एक होती है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो डायामैग्नेटिक क्या होगी, ऐसे जो भी मेटल्स, ऐसी मेटल्स होंगी हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होंगे, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, की जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। अगर वैसे इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो इसको हम लिखते हैं कि ये वीकली, ये जो होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं, वीकली अट्रैक्ट, मतलब ऐसे सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये रिपेल्ड, ये क्या है हमारे पास, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करती है। तो सबसे पहला काम देखो, जितने भी क्वेश्चन है, चाहे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का हो हमारे पास, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का हो, ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी कि डी ब्लॉक में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री समझनी है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इजीली आप सॉल्व कर लोगे। अब देखो, आपको अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताओ Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव क्या है, पैरामैग्नेटिक या फिर डायामैग्नेटिक, या आपको बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, वो उसमें से आपको पहचानना होगा पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो ये मैंगनीज़ है हमारे पास, तो मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर होता है 25। तो सबसे पहले इसकी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 25 एक्सेप्शनल तो नहीं करता है, 4s2 3d5। अब ये 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचा कितना है, 3d5। अब ये 3d5 का मतलब क्या है हमारे पास, ऐसे ये d ऑर्बिटल है हमारे पास, ऐसे d ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें तो भर भर के नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, विच मीन्स ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। एक तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आपको वो पूछ लेगा, बताओ ये पैरामैग्नेटिक है, इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आपको इसी में से क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, किसके ऊपर, मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर, मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको स्पिन ओनली मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ n प्लस में 2 बोहर मैग्नेटोन, ये इसकी यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की, बोहर मैग्नेटोन। नाउ वेयर व्हाट इज n, तो n है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब ऐसे इसी की बात कर लेते हैं हम, Mn2 पॉजिटिव, कितने आए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आए 5, फिर उसके बाद 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 5 = 35,
तो ये √35। अब हमें पता है √36 जो है वो 6 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास 5.9 बोहर मैग्नेटॉन के इक्वल होगा। 5.9 बोहर मैग्नेटॉन के क्या होगा, ये हमारे पास इक्वल होगा। ठीक है, 5.9 बोहर मैग्नेटॉन के क्या होगा, ये इक्वल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिले हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है n में n+2 का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पे एक टर्म ना फेरोमैग्नेटिक भी होती है हमारे पास। तो फेरोमैग्नेटिक भी पैरामैग्नेटिक का ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इज़ अ वीकली अट्रैक्टेड, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड, होते वो इसी की तरह ही है जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो वैसे तो इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं हमारे पास, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, आपने PtCl4 2 नेगेटिव के बारे में सुना होगा, ये बड़ा फेमस सा कंपाउंड होता है, इसके बारे में सुना होगा आपने, या फिर आपने ऐसे भी देखा होगा FeH2O6 2 पॉजिटिव, ऐसे करके देखे तो होंगे छोटी क्लास, छोटी इन द सेंस 12th में, ग्रेजुएशन में देखे होंगे। ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये मेटल कौन सी है, प्लेटिनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, आयरन इज ऑल्सो डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने का, पहला तो वही है, दे हैव स्मॉल रेडियाई, क्योंकि इनका साइज़ जो है वो क्या है, स्मॉल साइज़ है हमारे पास। ठीक है, दूसरा जो रीजन है कि इनके पास है हाई न्यूक्लियर चार्ज। क्या है इनके पास, हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज की मतलब जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बट इनका साइज़ क्या है, मेटल्स तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इनका साइज़ है छोटा, तो मतलब पॉजिटिव इनका बहुत क्लोज है। तो अगर बाहर से कहीं इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव मेटल्स तो पॉजिटिव इन नेचर होती है, तो जहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इनके पास आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको पॉजिटिव बहुत इजीली मिलेगा। दैट्स वाई वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, कि इसमें जो डी ऑर्बिटल है वो वेकेंट होता है हमारे पास, खाली होता है। तो खाली होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उनमें रिपल्शन नहीं होती है, तो इसीलिए वे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। बाकी ये कॉम्प्लेक्स की केमिस्ट्री क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे अपना। ठीक है, वो क्या है हम नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। नाउ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है इसकी कैटेलिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से, यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं पढ़ा है, बहुत ही जल्दी पढ़ लेंगे वो भी आगे जाके। तो ये बहुत ज़्यादा जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर हम बात करें ना इसकी जो वो है हमारे पास N-1D 1 to 10 NS 0 to 2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो ये जो इसकी वैलेंस शेल है और ये जो होती है इसकी पेनल्टीमेट शेल, मतलब वैलेंस शेल से अंदर वाली, तो ये जो दोनों शेल्स है इनका साइज सिमिलर होता है, तो इनकी वजह से भी इनमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे आपने कैटेलिस्ट देखे होंगे। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को जब हम सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में चेंज करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, कहाँ पे यूज़ होता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में। उसके बाद ये देखो वेनेडियम का कॉम्प्लेक्स, मतलब वेनेडियम इस डी ब्लॉक एलिमेंट कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो आयरन एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, इस प्रोसेस को हम बोलते थे हेबर्स प्रोसेस। इसको क्या बोलते थे हम, हेबर प्रोसेस। तो इनमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ है। तो किसकी वजह से हो जाती है कैटेलिटिक प्रॉपर्टी हमारे पास, ठीक है, किसकी वजह से। अब जो कैटलिस्ट है ना, वैसे तो डिटेल में इसके बारे में हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करना। जो रिएक्शन 10-15 दिन में हो रही है उसको ये 2-3 घंटे में करा सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो इसका रीज़न क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये जो एक्टिवेशन एक टर्म होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, उसको कम कर देता है। उसको क्या कर देता है, कम कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास। ठीक है,
इसका रीज़न भी ये होता है क्योंकि इनमें बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एनर्जी को पजेस करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और जो वो एनर्जी है उसको वो एज अ एक्टिवेशन एनर्जी में यूज़ कर लेते हैं। तो उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट इसमें कौन कौन से जो एनसीईआरटी की बुक में मेंशन थे मैंने वही वाले लिए यहाँ पे, वेनेडियम और आपका आयरन के बारे में। ठीक है, तो ये कैटेलिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। रीज़न अगर कोई पूछे तो रीज़न है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड जो ये जो पेनल्टीमेट और जो वैलेंस शेल है उनमें साइज सिमिलर होता है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जंप करते हैं। तो ये कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करता है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास, वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करते हैं, हमारे पास कलर शो करते हैं। जो इनके कॉम्प्लेक्स है या इसके जो आयन्स है वो कलर शो करते हैं। तो इसका भी रीज़न क्या है, इसका भी रीज़न क्या है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हर जगह रीज़न क्या आ रहा है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कलर का कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हुआ, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। देखो अगर मैं कोई भी डी ऑर्बिटल बनाऊँ ना, यहाँ पे इस चीज़ को समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं कोऑर्डिनेशन में दोबारा बताऊँगी, बट अगर आप यहीं पे समझ लोगे तो हमें आगे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ये क्या है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट इज डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है, जो ये डी ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी सेम है, दैट्स वाई हमने एक ही जगह लिखे हुए हैं। बट क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं आयंस, जो मेटल्स है वो अकेली तो एग्जिस्ट नहीं करती है हमारे पास, है ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो जब भी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो उनके पास स्पीशीज़ आएंगी जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। तो जैसे ही जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना, वो इनके पास अप्रोच करती है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है ना, वो हमारा 2 लेवल्स में डिसोशिएट हो जाता है। डी ऑर्बिटल जो है वो हमारा 2 लेवल्स में डिसोशिएट हो जाता है। ये जो लेवल है इसको Eg बोला जाता है, और जो ये लेवल है इसको T2G बोला जाता है। आपको याद होगा कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अगर आपको इनके स्ट्रक्चर्स याद हैं, हमने डिस्कस करे थे इनके स्ट्रक्चर ऐसे करके, शेप्स की बात कर रही हूँ मैं, नॉट स्ट्रक्चर, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। 3 शेप्स ऐसी होती हैं, एक ऐसी होती है और एक ऐसे करके ऐसे। ये होती है हमारे पास dx² - y², और ये dz²। ये वाली होती है dxy, dyz, और ये होती है dzx। ऐसे होती है हमारे पास। ठीक है, ऐसे होती है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये वाली, जो ये तीनों हैं, ये तीनों dxy, dyz, dzx, ये बिटवीन द एक्सिस है। मतलब ये जो एक्सिस है उनके बीच में है ना इनके ऑर्बिटल, बट जो ये दोनों हैं ये हमारे पास ऑन द एक्सिस है। इनके जो ऑर्बिटल है ये देखो ऑन द एक्सिस है, इनके ऑर्बिटल ऐसे कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जो हमारे जो स्पीशीज़ है, जिसने कॉम्प्लेक्स बनाना है, जिसने इलेक्ट्रॉन देना है, वो भी ऑन द एक्सिस आती है। तो अगर वो ऑन द एक्सिस आती है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होती है, रिपल्शन की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। पहले तो एनर्जी कुछ सेम ही थी, उसके बाद क्या हुआ, इनकी एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। तो ये हमारे जो दोनों ऑर्बिटल है ये हमारे dx² - y² और dz² है, और जो ये नीचे वाले हैं dxy, dyz और dzx है। इस तरफ को एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, ये हमारी एनर्जी है एक तरह से। ठीक है, ये हमारी, और ये जो चीज़ हुई है इसको बोलते हैं हम कि जो हमारे पास स्प्लिटिंग हुई है इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोला जाता है इसको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। आप इतना ही समझ लो कि ये क्या है हमारे पास, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हुई है हमारे पास। क्या हुई, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब ये स्प्लिट कर गए हमारे पास ऐसे, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। अब क्योंकि मैंने बोला कलर क्यों आता है, देखो इसमें से, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये बोलता है मैं यहाँ पे जंप कर जाऊँगा, यहाँ पे इसकी एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी क्या है ज़्यादा, तो यहाँ से ये जंप कर जाएगा। पर जैसे ही यहाँ पे जंप करके पहुँचता है तो इसको लगता है मैं तो अनस्टेबल हूँ, तो ये क्या करता है, ये वापस अपनी जगह आता है। तो जैसे ही इसने यहाँ पे जंप करा था, क्योंकि यहाँ एनर्जी कम थी, यहाँ एनर्जी ज़्यादा है, तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी।
पर जैसे जब ये नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, लूज़ करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले पार्ट में जाना है, तो एनर्जी को क्या करेगा, लूज़। तो जो वो लूज़ एनर्जी होती है वो विजिबल रीजन में फॉल कर जाती है। वो जो लूज़ जो एनर्जी इसने लूज़ करी वो कहाँ पे फॉल कर जाती है, वो हमारे पास विजिबल रीजन में फॉल कर जाती है। तो विजिबल रीजन में फॉल करने की वजह से हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो आयन्स हैं उनके कलर क्या क्या होते हैं, उनके मतलब उनमें कलर होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, डी डी ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है हमारे पास, डी डी ट्रांजिशन। मतलब यहाँ पे डी था, यहाँ पे भी डी था, तो डी डी ट्रांजिशन। उसकी वजह से क्या है, जो एनर्जी है वो क्या होती है हमारे पास, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी पहले, फिर उसके बाद क्या होगी, एनर्जी लूज़ होगी। तो जो ये एनर्जी लूज़ होगी वो कहाँ पे फॉल करेगी, विजिबल रीजन में। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, कलर। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, कलर। लेट्स से आपके पास इसी वजह से क्वेश्चन आता है कि जो ये जिंक है, कैडमियम है, ये मरकरी है, इनके जो सॉल्ट होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो इनके जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे पास वाइट कलर के होते हैं। वो हमारे पास कौन से कलर के होते हैं, वाइट। तो इसका रीज़न क्या है, इसमें डी ऑर्बिटल है, फुली फील्ड है, तो फुली फील्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी डी ट्रांजिशन नहीं है, डी डी ट्रांजिशन नहीं है, तो कोई भी कलर नहीं होगा हमारे पास। ठीक है। तो आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का कलर पूछा जा सकता है, वो आपको जैसे CO2 पॉजिटिव का पूछ लेगा, Fe3 पॉजिटिव का पूछ लेगा, वेनेडियम 3 पॉजिटिव का पूछ लेगा, या फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ इसमें से कौन सा कलरलेस होगा। तो जिसमें भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा आपके पास। ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए, लेट्स से पूछा गया, अब मेरे को यहाँ नहीं आ रहा है, 2 ये पूछा गया, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज कलर्ड और कलरलेस। पहली बात तो आती है हमारे पास टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर हो जाता है इसका 22। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2। तो इसके 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो 3D में तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा, ये हमारे पास कलरलेस होगा। कैसा होगा हमारे पास, ये कलरलेस होगा। ठीक है। ये जो कलर वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। पीछे हमने मैग्नेटिक मूवमेंट वाला पढ़ा, वो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास। ठीक है। क्या आता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपके पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि जो हमारी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न वही है कि जो हमारी वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, जो पेनल्टीमेट शेल है हैव सिमिलर साइज। तो उनका साइज़ क्या हो जाता है, सिमिलर साइज़। पेनल्टीमेट का मतलब है n-1 वाली जो शेल है, वैलेंस शेल है हमारी NS, और ये ND 1 to 10 जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, जो ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है। क्या करता है, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, अलग अलग कंपाउंड्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैंगनीज़ की, ठीक है, क्या बात करूँ मैं मैंगनीज़ की, तो मैंगनीज़ शोज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज़ शोज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है मैंगनीज़। वो कौन कौन सी है, +2 से लेकर के +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। ठीक है। वो किसकी वजह से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
उसके बाद जो ऑस्मियम है एक OS ऑस्मियम है, ये हमारे पास शो करता है +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑस्मियम शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई भी +7 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन, +7 तो मैंगनीज़ ने शो कर दी, बट जो ऑस्मियम है वो हमारे पास +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है। ठीक है, हमारे पास कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +8। यहाँ पे एक हमारे पास है गोल्ड। तो गोल्ड तो एक मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, बट इसकी भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। क्या होती है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। शो तो ये +1 भी कर देता है, +1 भी कर देता है, +2 भी कर देता है, +3 भी कर देता है ये। ठीक है, +1 भी कर देता है, +2 भी कर देता है, +3 भी कर देता है। बात यहाँ पे हो रही है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 होती है। जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है यहाँ पे? इसकी +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो होती है हमारे पास। ठीक है, एक यहाँ पे है कि वो डी ब्लॉक, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि वो डी ब्लॉक को कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। तो स्कैंडियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि जो स्कैंडियम है वो सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, +3 कौन सी करता है? बस +3। उसके अलावा ये वेरिएबल मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये शो नहीं करता है हमारे पास। कौन? अगर हम बात करें अपना स्कैंडियम। ठीक है, कौन नहीं शो करता है? हमारा स्कैंडियम जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ना एक ये भी चीज़ है यहाँ पे कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास, ठीक है, उसको जो स्टेबलाइज करते हैं वो ऑक्सीजन करता है एंड फ्लोरीन करता है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन करता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस, तो उनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो हमारे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ही है। तो इसीलिए जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन है वही जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको स्टेबल करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसमें क्या है? मोर पावर होती है। वो किस वजह से? बिकॉज फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। इसमें क्या पावर होती है? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की पावर होती है। दैट इज़ पी पाई डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बना लेता है ना। तो इसकी वजह से जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स की, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा अच्छे से स्टेबल करता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन भी करता है, बट जब ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट चली जाती है तो हमारे पास उसको ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन हमारे पास स्टेबलाइज्ड करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास स्टेबलाइज्ड करता है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब हमारे पास आता है एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो इसमें आपने कुछ नहीं करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, जैसे हमारे पास ऐसे लिखा होता है कि जो मेटल है ना, मेटल रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, लाइक कोई भी मेटल हो सकती है, जैसे ये लिखा होगा कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव, ऐसे कि जब 2 पॉजिटिव से, इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब मैंने उल्टा लिख दिया है, ऐसे होगा कॉपर 2 पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव आया, विच मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा हुआ है। ये 2 पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव आया है, एक ही पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है, एक ही पॉजिटिव चार्ज, अब इसने कुछ ना कुछ गेन करा होगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हुई। अब ना क्वेश्चन ये आ सकता है, जो जितना स्टेबल होगा, आपने यहाँ पे रखना है याद, जो जितना स्टेबल होगा, स्टेबल कौन कौन हो सकते हैं? फुली फील्ड या फिर हाफ फील्ड, फुली फील्ड या फिर हाफ फील्ड, तो उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? नेगेटिव। उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा हमारे पास। बट जो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, जो कहाँ जाएंगे? अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो हमारे पास उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा
वो क्या होगा हमारे पास, वो पॉजिटिव होगा। जो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखो इसको इम्पॉर्टेंट नोट करके आपने याद रखना है, ये हमारे पास कि जो जब हम रिडक्शन करते हैं कॉपर पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो पहले आता है हमारे पास कॉपर, पहले कॉपर लिखते हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर होता है 29, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d10। अब ये कॉपर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, कॉपर पॉजिटिव में मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है 3d10। उसके बाद एक कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन चला गया 3d9। तो यहाँ पे क्या था, ये स्टेबल, यहाँ पे क्या था, ये स्टेबल, और यहाँ पे क्या हो चुका है, ये अनस्टेबल, यहाँ पे क्या हो चुका है, ये अनस्टेबल, यहाँ पे क्या हो चुका है, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल हो चुका है, तो मतलब ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ चला गया है। तो यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कोई चीज़ जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव से मतलब कि वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो आपको क्वेश्चन दे रखा होगा 3-4 एलिमेंट, तो उसमें से वो पूछ सकता है कि किसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। बाकी जब हम PYQ करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे आपको डिटेल में क्वेश्चन से पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, ऑक्साइड फॉर्मेशन। क्या है हमारे पास, ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट, मैनी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स ऑक्साइड्स, वो क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ऑफ डिफरेंट टाइप्स। किसकी वजह से, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स अलग अलग शो करती हैं तो हमारे पास जो ऑक्साइड है वो भी अलग अलग बनते हैं हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ठीक है। अब आपने एक यहाँ पे चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक करैक्टर के। किसके प्रोपोर्शनल है, एसिडिक करैक्टर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आयनिक करैक्टर के, आयनिक करैक्टर के। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये कि ऑक्सीडेशन, जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो उतना ही कम उसमें आयनिक करैक्टर होगा, मतलब वो कोवलेंट इन नेचर होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो जाती है तो पॉलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है, तो पॉलराइजेबिलिटी बढ़ती है तो कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज़ होता है। अब ये एग्जाम्पल है, देखो अगर मैं यहाँ पे क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, यहाँ पे क्रोमियम की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 6, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 6। उसके बाद यहाँ पे अगर हम मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आ जाएगी 7, वो क्या आ जाएगी 7। तो यहाँ पे ये क्रोमियम के, ये तीनों तो क्रोमियम के, तो ये क्रोमियम की बहुत ही कम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमने बोला है जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना एसिडिक करैक्टर होगा, तो ये तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो विच मीन्स ये बेसिक इन नेचर होगा। क्रोमियम ऑक्साइड जो ये सिंपल वाला ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। और जो ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड है ये हमारा एम्फोटेरिक होता है, ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक। बेसिक भी होगा और एसिडिक भी होगा। अब इनकी बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेटल्स की काफ़ी हाई है, तो ये हमारे पास किस नेचर में होंगी, ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर होंगी, ये भी एसिडिक और ये भी हमारे पास क्या होंगी, एसिडिक इन नेचर।
अगर तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड करनी आती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फाइंड करनी आती है बहुत ही जल्दी हम अपना रिडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है वो करने वाले हैं, तो वहाँ पे आप सीख जाओगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, वैलेंसी -2, तो ये इक्वल टू 0, जब वो दूसरी तरफ जाएगा +2 हो जाएगा। बाकी जब पैर में जो होते हैं वो मल्टीप्लाई में जाते हैं हमारे पास, इनके डिटेल में हम वहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ख़त्म होता है, उसके इंपॉर्टेंट कंपाउंड आते हैं। 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ठीक है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पहला कंपाउंड है वो है हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। डाइक्रोमेट क्यों हो गए, क्योंकि 2 क्रोमेट है और ये ऑरेंज कलर का कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास। ठीक है, ये किस कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, इसको ना हम किससे बना सकते हैं। जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है ये हमारे पास क्रोमाइट ओर से भी बनता है, इसको हम क्रोमाइट ओर से भी बना सकते हैं एंड आयरन ओर से भी बना सकते हैं। ठीक है, आयरन का एक ओर होता है Fe, मतलब ये जो क्रोमाइट ओर है Fe2Cr2O4, इससे बनाते हैं। इसके प्रिपरेशन मेथड के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, बनेगा कैसे। ये हमारे पास ये हमारा जो ये क्रोमाइट ओर है इसको कन्वर्ट किया जाता है पोटाशियम क्रोमेट में, फिर पोटाशियम क्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट में, फर्दर फिर पोटाशियम डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है हमारे पास, सोडियम में कन्वर्ट किया जाता है। पहले ये हमारे पास क्या है, आयरन क्रोमेट, आयरन डाइक्रोमेट, आयरन डाइक्रोमेट को कन्वर्ट किया जाता है सोडियम क्रोमेट में, सोडियम क्रोमेट में। फिर इस सोडियम क्रोमेट को किस में किया जाता है, सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर सोडियम डाइक्रोमेट में, फिर एट लास्ट इस सोडियम डाइक्रोमेट को पोटाशियम डाइक्रोमेट में। तो इसके प्रिपरेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो मैं आपको नहीं करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या चीज़ है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास ये, मतलब कि ये हमारा डाइक्रोमेट आयन है और ये हमारा कौन सा है, क्रोमेट आयन। तो जब डाइक्रोमेट आयन को हम बेसिक कंडीशन में रखते हैं, pH इज़ ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7 का मतलब है बेसिक कंडीशन। तो जब हमारा pH ग्रेटर देन 7 जाता है तो ये क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम क्रोमेट आयन को एसिडिक कंडीशन देते हैं, एसिडिक कंडीशन का मतलब है pH लेस देन 7, तो जो हमारा क्रोमेट आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट आयन में। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास स्ट्रक्चर इनके ऐसे होते हैं, ऐसे एक ये क्रोमेट हो गया, और ये हमारा डाइक्रोमेट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रोमेट और ये हमारा डाइक्रोमेट। स्ट्रक्चर तो नहीं आ सकता बट फिर भी आपको आइडिया तो होना चाहिए। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हीट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पोटाशियम डाइक्रोमेट पे, जो हीट है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पोटाशियम डाइक्रोमेट पे, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पोटाशियम डाइक्रोमेट पे। तो देखो क्या होता है, ये पोटाशियम क्या है, डाइक्रोमेट, पोटाशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल क्रोमेट में, पोटाशियम क्रोमेट में, पोटाशियम क्रोमेट में। बस आपको ये क्रोमेट क्रोमियम ऑक्साइड और देन ऑक्सीजन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ हो सकता है, यहाँ से ना क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकता है कि जब हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को हीट करते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, तो ऑप्शन में आपको पोटाशियम क्रोमेट मिलेगा, तो पोटाशियम क्रोमेट में वो कन्वर्ट होता है। और बाकी ये सारा रेजिड्यू है हमारे पास, क्रोमियम ऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन। उसके बाद आता है एक्शन ऑफ अल्कली, अल्कली होते हैं हमारे पास बेस। तो ये डाइक्रोमेट आयन अभी हमने देखा था, ये डाइक्रोमेट आयन है, जब बेसिक कंडीशन होती है, बेसिक कंडीशन, तो वो किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमेट में। तो ये डाइक्रोमेट आयन है, बेस लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट में। तो मतलब जो एक्शन ऑफ हीट पड़ता है वही यहाँ पे पड़ता है, बट यहाँ पे कि क्रोमियम ऑक्साइड बन जाता है साथ में। अब
अब ये हमारे पास क्या है, क्रोमेट। अब इस क्रोमेट को एसिडिक कंडीशन दे दी गई है, इस क्रोमेट को एसिडिक कंडीशन दे दी गई है, तो क्रोमेट को एसिडिक कंडीशन देंगे तो क्या बनेगा, डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट को एसिडिक कंडीशन दी तो क्या बन गया, डाइक्रोमेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है आपके पास, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो क्या होता है, फ्रेम होता है हमारे पास। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पता है कैसे फ्रेम हो सकता है, कि जब हम डाइक्रोमेट आयन को बेसिक कंडीशन में रखते हैं, एक तो यही हो सकता है कि क्या बनता है हमारे पास, या फिर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है। क्रोमियम है जो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे चेंज होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ +6 ना, और यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे भी कितनी है, +6, तभी तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन बन रही है। तो मतलब कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारी चेंज नहीं हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या रह रही है, दोनों में ही सेम रह रही है, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब जो हमारा जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या करता है, क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम 6 को क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करता है, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। डाइक्रोमेट, यहाँ से जब ये क्रोमियम बना तो क्रोमियम 6 से क्रोमियम को किस में कन्वर्ट करता है, क्रोमियम 3 में कन्वर्ट करता है। बाकी ये सारी चीज़ें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिडक्शन करवाएगा। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दूसरे की रिडक्शन करवाता है, खुद की इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो देखो इसका क्या, आई नेगेटिव था इसके ऊपर, मैंने उल्टा बोल दिया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करवाएगा दूसरे की, खुद की रिडक्शन होती है इसकी, है ना। हाँ, तो यहाँ पे इसकी -1 स्टेट थी, यहाँ के आगे 0, तो -1 से 0 कैसे पहुँचा होगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा होगा। यहाँ पे इसकी +2 थी, यहाँ पे क्या आगे +3, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करा। तो ये सारे एनसीईआरटी में मेंशन है कि आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, tin 2 पॉजिटिव को tin 4 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है वो ख़त्म होता है, तो हमारा पोटाशियम एक और इसका कॉम्प्लेक्स है वो मैंगनीट का, ठीक है। वो कौन सा है हमारे पास, पोटाशियम मैंगनीट, ये रहा पोटाशियम पर मैंगनीट, पोटाशियम पर मैंगनीट। इसको प्रिपेयर किया जाता है पायरलोसाइड से, Mn2। ये क्वेश्चन भी हो सकता है पायरलोसाइड क्या है, किसका और है, मैंगनीज का और है, MnO2। तो MnO2 को KOH के साथ और O2 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास ये बनता है K2Mn4। इसको बोलते हैं पोटाशियम मैंगनीट, इसको क्या बोलते हैं, पोटाशियम मैंगनेट, जो कि डार्क ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम इसको क्लोरीन गैस के साथ ट्रीट करवाते हैं तब इसकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होके हमारा पोटाशियम पर मैंगनेट बन जाता है, जो कि किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, एक्शन ऑफ हीट करेंगे, सेम वैसा ही होगा। पोटाशियम पर मैंगनेट था तो यहाँ से हमारा पोटाशियम मैंगनेट बन जाएगा, KMnO4 जब हीट करते हैं K2MnO4 बन जाता है, मैंगनीज ऑक्साइड निकल जाता है। उसके बाद इसमें जो है, इसमें मीडियम अलग अलग होते हैं हमारे पास, कि जब हमारे पास एसिडिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हमारा एसिडिक मीडियम है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें कहाँ से कहाँ तक चेंज आता है, तो एसिडिक मीडियम इज स्ट्रॉन्ग मीडियम, तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हमारे पास 7 से ये 2 तक पहुँच जाता है। एसिडिक मीडियम में जो मैंगनीज़ है, मैंगनीज़ उसकी ऑक्सीडेशन 7 होती है, 7 से वो 2 तक पहुंच जाता है, 7 से वो 2 तक पहुंच जाता है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग मीडियम होता है, ठीक है। उसके बाद एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन कौन कौन सी, Fe2 को 3 में, H2S को S में, COH को CO2 में, SO2 को सल्फ्यूरिक एसिड में, आयोडाइड आयन को आयोडीन में, और ये हमारे पास है हमारा सोडियम परऑक्साइड, तो नहीं, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद न्यूट्रल मीडियम, उसके बाद क्या आता है हमारा न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम का मतलब जो रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम में होती है वही बेसिक मीडियम में होती है। तो इसमें मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन 7 से चेंज होती है 4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 7 से चेंज होती है 4, यहाँ पे 7 से चेंज होती है हमारे पास 2, 7 से 2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, ये थोड़ा वीक होता है तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं आता। यहाँ पे 3 का चेंज है, यहाँ पे हमारे पास 5 का चेंज है, 7 से 4 में चेंज हो जाती है। इसमें भी वही है, मैंगनीज सल्फेट जो है मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, पोटाशियम थायोसल्फेट जो है पोटाशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन वाला ये आयोडाइड है जो आयोडीन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ये हमारे पास, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें अपने पास, तो MnO4 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव, तो ये हमारे पास पर मैंगनेट आयन, ये कौन सा है, पर मैंगनेट आयन, ये हमारा पर मैंगनेट आयन है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये हमारे पास दिख रहा है आपको पर्पल कलर का होता है, ये हमारा पर्पल कलर का, और ये हमारे पास मैंगनेट आयन, ये हमारे पास मैंगनेट आयन, मैंगनीट आयन, इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास Mn डबल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसे, और ये डार्क ग्रीन कलर का होता है, ये डार्क ग्रीन कलर का होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ख़त्म होता है, यहाँ पे हमारा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एफ ब्लॉक बहुत ही छोटा है, आपका 5 से 10 मिनट लगेंगे, एफ ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे डी ब्लॉक ख़त्म हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो ये हमने पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम पर मैंगनेट के बारे में पढ़ा, इसमें चीज़ें याद करने वाली है। जो पीछे हम पढ़ के आए हैं उसमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्डिंग है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही कलर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही हमारे पास मैग्नेटिक कैरेक्टर है, उसके बारे में पता है, वही मेन कैरेक्टर है वहाँ पे, वहाँ से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। तो पीछे वाले पार्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे ये जो चीज़ें, हीट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अल्कली का, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ पे, यहाँ पे जैसे क्रोमियम वाले में 6 to 3 चेंज हो रही है, और इसमें अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में 7 to 2 चेंज हो रही है, यहाँ पे 7 to 4 चेंज हो रही है। स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन N2F 1 to 14, N-1D 0 to 1 और NS2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F की आपने याद करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद ये हमारे पास पहले जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 2 पीरियड आते हैं। ये हमारा पहला पीरियड है जिसको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड, क्योंकि ये लेंथेनम से स्टार्ट होता है तो इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड। इसकी ट्रिक जो मैंने बोला है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो दी गई है वहाँ पे मिलेगी। वैसे है लानत है सेलिना, प्रिटी एंड पेमेला, सैम ने यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हो गई और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, और तुमने येलो से ब्लू कर दिया, ऐसे हमारे पास ये इसकी ट्रिक है। डिटेल में आप वहाँ देख सकते हो हमारे पास, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के 71 तक ये हमारे पास चलते हैं। जीनोन इसमें हमारी नोबल गैस आती है। हमारे पास 5D62, क्योंकि इसको तो हम बोलते ही हैं कि ये हमारे पास एफ में कंसिडर नहीं होता। उसके बाद आ गया 4F 5D62, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट में और एक के बीच में है गैडोलियम, इसमें डी आएगा, बाकी सभी में कहीं पे भी डी नहीं आएगा। फर्स्ट एलिमेंट में बीच में गैडोलियम है, उसके बाद लास्ट एलिमेंट है वहीं पे डी आएगा, बाकी सभी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4F एंड 6S। 6S तो 2 ही है हर जगह, कहीं पे भी हर जगह 6S है। यहाँ पे 4F1 हुआ, यहाँ पे 4F3 हो गया, 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ पे भी 7, देन 9 10 11 12, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसे इनके ऊपर ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो जो लेंथेनॉइड है उनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, बट हमारे पास कुछ एक है, सीरियम, यूरेपियम, सीरियम, और इसको बोलते हैं हमारे पास यूरोपियम। नोट मैंने क्या पता नहीं पहले क्या बोल दिया मैंने, इसको क्या बोलते हैं, यूरोपियम, और ये है हमारे पास टेरेबियम, ठीक है, ये हमारे पास टेरेबियम, और ये होती है हमारे पास टेरबियम। तो ये दोनों हमारे पास सीरियम और टेरेबियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, यूरोपियम और टेरबियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी क्या है 6s2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड स्टेबल। यहाँ पे +4 सारे के सारे ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे +4, इसने +4 शो करी ना, तो यहाँ से 2 गए, यहाँ पे 9 है, 2 यहाँ से चले गए, तो ये भी क्या हो जाएगा हाफ फिल्ड। यहाँ पे टीरियम 4F14 6s2, ये भी यहाँ से चला गया, ये क्या हो जाएगा फुली फील्ड। तो मोस्टली जो है वो +3 में होते हैं, बट सीरियम, यूरोपियम, हमारे पास टेरेबियम और ये टेरेबियम जो है ये +4 और +2 और 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं हमारे पास, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म है एक है मिश मेटल। तो ये मिश मेटल क्या होती है, हमारे पास लेंथेनॉइड्स होते हैं 95%, कोई भी लेंथेनॉइड्स हो सकता है, उसमें साथ में आयरन होती है 5% में, और बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में इनमें से सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होते हैं। तो ये हमारे पास अलोए होता है। एक मिश मेटल क्या है, अलोए है। लेंथेनॉइड होता है, इसमें आयरन होता है, सल्फ़र, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम होता है हमारे पास। और ये जो अलोए है बुल्ट शेल बनाने के लिए और लाइटर फ्लिंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मिश मेटल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बुल्ट शेल और लाइटर फ्लिंट बनाने में। ये हमारे पास हो गया इसके बारे में। तो एफ, अब हम करने वाले हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारे पास लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट मतलब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो ये क्या होता है, देखो हम लिख सकते हैं द स्टेडी, पहले लिख रही हूँ मैं, द स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ lengthenoids when we go from left to right due to poor shielding effect of f orbitals. F orbitals is known as lengthenoid, is known as lengthenoid contraction। उसको क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारे पास ये जो हमारी सीरीज़ है ये लेंथेनॉइड है, ये ना पीरियोडिक टेबल में ऐसे इस तरफ को अरेंज है हमारे पास, लेंथेनम, सीरियम, प्रोमीथियम, नहीं पैरामोडियम, एनाइडियम, प्रोमीथियम, ये सारे एलिमेंट इस तरफ को अरेंज है हमारे पास। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, स्टडी डिक्रीज इन होता तो डिक्रीज़ ही है, बट और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है, जितना होना चाहिए था उससे भी ज़्यादा जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाता है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है हमारे पास पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल। क्या होता है हमारे पास कि जब हम इस तरफ जा रहे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके बाद एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, एफ ऑर्बिटल है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, लाइक 6s में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एफ, यहाँ पे एस, क्योंकि जो एफ है वो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये लिखा है ना मैंने, उसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर रहा है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर रहा है तो मतलब जो ये बाहर वाला ऑर्बिटल है उसको ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी न्यूक्लियस से। तो अगर ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी तो वो यहाँ होने की वजह कहाँ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, साइज़ क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी वजह से पूरे के पूरे जो लेंथेनॉइड सीरीज़ है उसमें क्या हो जाता है कि जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाता है, वो साइज़ क्या है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो पीछे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, ये वाला ग्राफ, ये देखो ये यहाँ मैंने बोला था ना कि ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो साइज़ है वो नीचे की तरफ क्या करता है हमारा, इंक्रीज़ करता है। तो इसका इंक्रीज़ करा, इसका इंक्रीज़ नहीं करा, इसमें सिमिलर ही है। इसका भी रीज़न है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जो ये सारे एलिमेंट है इसमें एफ ऑर्बिटल आ जाता है हमारे पास 4f, तो इनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से इनका साइज़ जितना बड़ा होना चाहिए था उतना नहीं होता है, इतना ही होता है हमारे पास। तो इसका रीज़न क्या आ जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो तो गई, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी वजह से हुआ क्या हमारे पास, कॉन्सिक्वेंसेस, पहला कॉन्सिक्वेंसेस तो यही आया कि हमारे पास जो 4D एंड 5D सीरीज़ है, 4D एंड 5D सीरीज़ हैव सिमिलर रेडियाई, कि उनकी जो रेडियाई है वो क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। पहला ये। सेकंड आता है कि जो सेपरेशन होती है, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सेपरेशंस ऑफ लेंथेनॉइड्स आर डिफ़िकल्ट,
कि जो इनकी सेपरेशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि जो लैंथेनोइड्स हैं ये हमारे पास ऐसे नहीं कि इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं, तो जब इनको सेपरेट करते हैं मतलब ये हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो हमें अलग अलग करने पड़ते हैं। बट लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से साइज़ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हो गया, तो साइज़ सिमिलर होने की वजह से जो इनकी सेपरेशन टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। इनको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ही उसके साथ क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती तो साइज़ के बेसिस पे इनको बहुत ईजिली जो है वो सेपरेट किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी आती है कि जो हमारे पास बेसिक करेक्टर होता है, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड वो भी क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। मतलब कि हमारे पास ये लैंथेनम है, इसका हाइड्रोक्साइड ये हो गया और लास्ट में होती है ल्यूटेटियम और इसका हाइड्रोक्साइड ये हो गया हमारे पास, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि इस तरफ तो जो हमारे पास जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर गया, तो साइज़ डिक्रीज़ कर गया तो OH नेगेटिव ईजिली डोनेट नहीं होगा, तो अगर OH नेगेटिव ईजिली डोनेट नहीं होगा विच मीन्स वो लेस बेसिक हो गया, तो लैंथेनम के जो हाइड्रोक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये थे हमारे पास लैंथेनोइड्स। अब इसका जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसमें जो आता है वो आता है हमारे पास एक्टेनोइड, बिल्कुल ही छोटा सा है इसमें ज़्यादा नहीं है एक्टेनोइड। या आप ट्रिक को कर सकते हो, मैंने वहाँ पे करवाई हुई है आपको, जो मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में आपको वीडियो दूँगी वहाँ पे। वैसे ये थोड़े पहलवान ये ऐसे मतलब बहुत ही अलग सी ट्रिक है, इसमें इतना कुछ वो बनता नहीं है, तो हम मतलब वैसे ही बनाई हुई है मैंने ट्रिक के। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉ। क्या है ये? तो एक्टिनियम है क्योंकि एक्टेनोइड है तो एक्टिनम तो होगा। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, तो थोड़ी सी ये राइम बन रही थी इसलिए बनाई गई है। थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन फर्मी मेड नोबल लॉ। तो 89 से लेकर के 103 तक चलते हैं हमारे पास ये, 89 से लेकर के 103 तक। ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जितने भी हैं सारे के सारे क्या है हमारे पास, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ऑल आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। केमिस्ट्री नॉट सो स्मूथ एज लैंथेनोइड, इनकी जो केमिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती है जितनी हमारे पास लैंथेनोइड। एक तो रीज़न है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, दूसरा रीज़न है कि जो इसमें भी एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लैंथेनोइड, तो इनका साइज़ तो बिल्कुल ही सिमिलर हो जाएगा, तो साइज़ सिमिलर हो जाएगा तो इसकी केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बाद ये थोरियम एंड यूरेनियम ही 2 नेचुरली अक्करिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट है, बाकी के सारे हमारे पास ये मैन मेड है। एक्टिनम, थोरिनियम, ये भूल गया मेरे को, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकम, सेरेमियम, बैरकेलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबेलियम, डोरेशियम, ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम और जो थोरियम है यही नेचुरली अकरिंग है, बाकी के सारे क्या है मैन मेड है। और इन दोनों को किससे इनके और है, थोरियम का और है मोनाजाइट और यूरेनियम का और है पिच ब्लेंड। पी ब्लॉक एलिमेंट में भी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे वो मोस्टली इनसे ही एक्सट्रैक्ट किए गए थे हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।